कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब कोई स्टॉक मार्केट या ग्लोबल कंपनियां नहीं थीं, तब एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चलती कैसे थी? आज हम सब मिलकर समय में पीछे चलेंगे और इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। और इस सफर में हमारा गाइड कौन होगा? ये हस्तलिखित दस्तावेज। देखिए, ये सिर्फ नोट्स नहीं है, ये एक टाइम मशीन की तरह है जो हमें सीधे उस दुनिया के आर्थिक दिल में ले जाएंगे। तो इस सफर में हम 5 बड़े पड़ावों से गुजरेंगे। हम देखेंगे कि ये आर्थिक बीज कैसे बोए गए, फिर खेती और इंडस्ट्री को पनपता हुआ देखेंगे, उस दौर के हलचल भरे व्यापार के रास्तों को समझेंगे और आखिर में उस जबरदस्त ताकत के बारे में जानेंगे जिसने इस पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़कर रखा था। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे एक इतनी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी ने सचमुच जमीन से आकार लेना शुरू किया। सोचिए, ये कितनी दिलचस्प पहेली है। बिना स्मार्टफोन या कंप्यूटर के उस जमाने के लोगों ने एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जो ना सिर्फ टिका रहा बल्कि खूब फला फूला भी। चलिए पता लगाते हैं। किसी भी बड़ी इकोनॉमी की कहानी कहाँ से शुरू होती है? जमीन से। और प्राचीन भारत में भी हर चीज की बुनियाद खेती-बाड़ी ही थी। ये सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं थी, बल्कि खुशहाली का जरिया थी। यहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। हम वैदिक काल की सीधी साधी सामुदायिक खेती से निकलकर उत्तर वैदिक काल के ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके पर आ गए। लोहे के हल जैसी टेक्नोलॉजी ने तो जैसे पूरा गेम ही बदल दिया, जिससे पैदावार जबरदस्त तरीके से बढ़ गई। और हां, जब लोगों की अपनी जमीन होने लगी तो जाहिर है मेहनत करने का एक नया जोश भी आया। और इस नई टेक्नोलॉजी का नतीजा? फसलों की एक जबरदस्त वैरायटी। मतलब सिर्फ पेट भरने के लिए अनाज ही नहीं, बल्कि कपास और गन्ने जैसी कैश क्रॉप्स भी उग रही थीं। ये जो अतिरिक्त उत्पादन था, जिसे हम सरप्लस कहते हैं, असल में यही वो ईंधन था जिसने आर्थिक तरक्की की गाड़ी को आगे बढ़ाया। तो ये जो सरप्लस था, ये सारा जा कहाँ रहा था? यहीं पर बलि का कॉन्सेप्ट सामने आता है। जो चीज कभी अपनी मर्जी से दी जाने वाली भेंट हुआ करती थी, वो अब राज्य की तरफ से एक जरूरी टैक्स बन गई। इससे साफ पता चलता है कि कैसे एक फॉर्मल सरकारी रेवेन्यू सिस्टम तैयार हो रहा था। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। जब खेती से खाना पीना सुरक्षित हो गया और लोगों के पास फुर्सत का समय बचने लगा, तो उन्होंने उस वक्त और संसाधनों का क्या किया? उन्होंने चीजें बनाना शुरू कर दिया। ये बात इस बदलाव को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। खेती के सरप्लस ने एक खास कारीगर क्लास को जन्म दिया। ये लोग अब सिर्फ किसान नहीं थे, बल्कि अपने अपने हुनर के माहिर थे, जो खूबसूरत और काम की चीजें बना रहे थे। और जरा स्पेशलाइजेशन का लेवल देखिए, कमाल का था। बढ़ाई, कुम्हार, लोहार से लेकर हाथीदांत पर नक्काशी करने वाले कारीगर तक मौजूद थे। हर एक हुनर अपने आप में एक इंडस्ट्री थी, जो उस पूरी अर्थव्यवस्था की मशीन का एक जरूरी पुर्जा थी। और ये कोई छोटे मोटे बिखरे हुए ग्रुप्स नहीं थे। शुरुआती बौद्ध ग्रंथों में 18 अलग अलग तरह के क्राफ्ट गिल्ड्स यानी श्रेणियों का जिक्र मिलता है। ये नंबर हमें बताता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना ऑर्गेनाइज्ड और स्पेशलाइज्ड था। तो ठीक है, हमारे पास अब जरूरत से ज्यादा अनाज है, कारीगरों का बनाया हुआ सामान भी है। अब अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल सही, इन चीजों को उन लोगों तक पहुंचाना जिन्हें इनकी जरूरत है। और यहीं से शुरू होता है व्यापार का खेल। इस पूरे सिस्टम के सेंटर में थे वणिक यानी प्रोफेशनल व्यापारी। वे इकोनॉमी की लाइफलाइन थे, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। और इन व्यापारियों के लीडर को श्रेष्ठी कहा जाता था, जो एक बहुत ही इज्जतदार शख्स होता था। लोकल लेवल पर व्यापार बड़ा सीधा साधा लेकिन ऑर्गेनाइज था। एक आपणिक यानी दुकानदार अपनी आपण यानी दुकान से पण्य यानी सामान बेचता था। कितना सरल लेकिन असरदार सिस्टम था जो लोकल बाजारों को चलाता था। जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लगा, चीजों की अदला बदली यानी बार्टर सिस्टम काफी नहीं था। इसलिए इकोनॉमी ने खुद को अपग्रेड किया। अब निष्क और शतमान जैसी स्टैंडर्ड मेटल करेंसी का इस्तेमाल होने लगा, जो अक्सर सोने या चांदी की होती थीं। ये कॉमर्स के डेवलपमेंट में एक बहुत बहुत बड़ा कदम था, जिसने व्यापार को कहीं ज्यादा आसान बना दिया। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये सारा व्यापार बस आसपास ही होता था। अरे नहीं, ये इकोनॉमी तो ग्लोबली कनेक्टेड थी। हमें उस दौर के ग्रंथों में बेबीलोन, ग्रीस, मिस्र और यहां तक कि चीन के साथ व्यापार के सबूत मिलते हैं। भृगुकच्छ जैसे पोर्ट्स तो इंटरनेशनल ट्रेड के बड़े सेंटर्स हुआ करते थे। अब हम आते हैं अपने विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो ताकतवर ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को मैनेज किया और असल में चलाया। मिलिए श्रेणी या गिल्ड से। ये सिर्फ कोई ट्रेड यूनियन नहीं थे, ये तो समझिए प्राचीन भारत की इकोनॉमी के पावर हाउस थे।
इतने ताकतवर और आज़ाद कि ये अपने नियम खुद बनाते थे और बैंक, कोर्ट, रेगुलेटर सब कुछ यही थे। उनकी ताकत का अंदाज़ा आप बस इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके अपने कानून होते थे जिन्हें श्रेणी धर्म कहा जाता था। और सबसे बड़ी बात यह कि राजा खुद इन कानूनों की इज्जत करता था और उन्हें लागू करवाता था। सोचकर देखिए कितनी बड़ी बात है ये। मतलब इनका काम देखिए कितना डाइवर्स था। ये बैंक थे, पैसा जमा करते और उस पर ब्याज भी देते। ये अदालत थे, अपने सदस्यों के झगड़े सुलझाते। ये क्वालिटी कंट्रोलर, पब्लिक प्रोजेक्ट्स के फाइनेंसर और बड़े बड़े ट्रेड ऑपरेशंस के मैनेजर भी थे। एक लाइन में कहें तो यही इकोनॉमी के असली पिलर थे। अगर एक लाइन में कहना हो तो ये गिल्ड सिर्फ संगठन नहीं थे, ये कॉमर्स के इंजन थे। ये उस तेजी से बढ़ती इकोनॉमी को चलाने के लिए जरूरी स्ट्रक्चर, पैसा और स्थिरता सब कुछ दे रहे थे। और यहीं पर हमारे सामने एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल आकर खड़ा हो जाता है। जब हम इनके स्ट्रक्चर, इनकी आज़ादी और इनकी ताकत को देखते हैं, अपने कानून, अपनी मुहरें, अपना फाइनेंशियल कंट्रोल, तो क्या हम असल में दुनिया के पहले कॉरपोरेशंस को देख रहे हैं? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचा जा सकता है।